भौतिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के अंतर्गत पहली यूनिट के अगले टॉपिक यानी स्वतंत्र भारत में भौतिक विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल साइंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी जो बीएड की परीक्षाएं हैं उसमें तो आपको नंबर दिलाएगा, साथ में आपके जो टेट से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, एच टेट हो, सी टेट हो, पी टेट हो या जितने भी टेट के हमारे जो स्टेट टेट हैं उनके एग्जाम होते हैं, उन सभी में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कम से कम 2-3 प्रश्न आपको जरूर मिलने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिकों को भी हम आपको पहले ही करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा उनको भी जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से हमारी जो बीएड की मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस की अलग अलग टॉपिक्स हैं उनकी पेडागोजी को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे जो भारत में भौतिक विज्ञान शिक्षण है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले 14 नवंबर 1948 को यानी आज़ादी के कुछ ही समय बाद हमारे देश में हमारे जो माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा है उस माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा की परवाह किए बिना एक यूजीसी कमीशन का गठन कर दिया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान शिक्षण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बावजूद आयोग के द्वारा, जो यूजीसी था उसके द्वारा हमारी जो उच्चतर शिक्षा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और जियोग्राफी, इनमें से साइंस के अंतर्गत कोई से 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए स्तुतियां दी गईं, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना नहीं थी। इसके बाद फिर आता है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग, सीनियर एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन। इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मुदालियर कमीशन कब आया था, इसका गठन के बाद हमारे देश में जो शिक्षा है उसके क्या बदलाव आए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो भारतीय शिक्षा आयोग हैं उनमें हमारी माध्यमिक शिक्षा है उसमें विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ प्रावधान करने के लिए 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष ताराचंद थे। उन्होंने 1949 में अपनी स्तुतियां प्रस्तुत की और उन स्तुतियों को हमारा जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था उसने अमान्य कर दिया। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1952 में उस समय के तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे MLS मुदालियर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो यूजीसी है उसका गठन 1948 में किया गया था और जो मुदालियर कमीशन है या प्रथम या माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका गठन कब किया गया था, 1952 में। या ताराचंद कमेटी है उसका भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। तो जो हमारी मुदालियर कमीशन था उस मुदालियर कमीशन ने, जो कि अब तक हमारी माध्यमिक शिक्षा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया था, अपने पाठ्यक्रम में यानी उनकी जो स्तुतियां थी उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में गणित और विज्ञान को पढ़ाए जाने की अपनी स्तुतियां प्रस्तुत की। और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके साथ ही जो ज्योग्राफी है उसको भी पढ़ाने का प्रावधान किया। तो ये हमारे भारतीय शिक्षा जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। अगला पॉइंट है भारतीय संसदीय वैज्ञानिक समिति, इंडियन पार्लियामेंट्री साइंटिफिक कमेटी। अगस्त 1961 में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में एक वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हमारे जो भारतीय संसदीय सदस्य थे उनको भारत में होने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियां, वैज्ञानिक या हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी उपलब्धियों से उनको अवगत कराना था। साथ ही उन्होंने जो समिति थी उसने अपने जो सुझाव दिए उसमें उन्होंने देखा कि जो भारत में एक तो हमारे जो विद्यालय हैं उनकी संख्या, उनमें उपलब्ध जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनकी संख्या
और हमारी जो विज्ञान है वो है हमारे समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालती है, हमारे समाज को किस प्रकार से उन्नत कर सकती है, उससे संबंधित कुछ अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थी, अपने कुछ सुझाव दिए थे। आगे हम देखते हैं। इसके बाद कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। 1964 से पहले भारत सरकार हमारी जो विज्ञान शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, या इस समय में जो भी सुधार किए गए थे वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1964 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हमारे जो भारत के शिक्षा मंत्री थे एस.सी. छागला, उन्होंने हमारी जो विज्ञान शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है उस पर ध्यान देने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। और इसके लिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इसको कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से जानते हैं, जो कई बार हमारे प्रश्न पत्रों में जो HTET CTET है उसमें आया है। इस समिति ने हमारे जो विज्ञान शिक्षण है उसके बारे में अपनी कुछ विचार दिए, संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। इनमें सबसे पहले उन्होंने अपनी जो संस्तुति दी वह थी कि 10वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान शिक्षा का शिक्षण प्रदान किया जाए। इसके साथ ही हमारी जो विज्ञान शिक्षण है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की संस्तुति दी कि कक्षा 4 से ही सभी बच्चों को रोमन अंकों का ज्ञान कराया जाए, और हमारे जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में एक विज्ञान कोना स्थापित किया जाए, ताकि उनको विज्ञान कोने में ले जाकर, विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाकर अच्छे से विज्ञान शिक्षण प्रदान किया जाए, और हमारे भारतीय विद्यार्थियों को उच्चतर स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए भी कुछ ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए ताकि वो विज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें और पढ़ सकें। तो हमारा जो भारतीय शिक्षा आयोग था बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। भारतीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो अपनी सुझाव दिए गए, संस्तुतियाँ दी गई, उसमें उन्होंने हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको 10+2+3 के स्तर को पूरे देश में लागू करने की सुझाव दिए। साथ ही कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में कंप्यूटर को प्रविष्ट करने के लिए भी अपने सुझाव दिए। और हमारे जो भारत है उसमें सामान्य रूप से पिछड़े हुए विकलांग और महिलाओं के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने का अपना सुझाव दिया। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आप जानते हो, औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हमारे स्कूलों में दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसके लिए हम स्कूलों का सहारा नहीं लेते, यानी कहीं ऐसे ही गांव में जाकर पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके द्वारा भी हमारे विज्ञान शिक्षण को एक अभूतपूर्व आयाम प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हमारा 5वां बिंदु है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग या NCERT। इसका गठन 11 सितंबर 1961 को किया गया था, जिसने हमारा जो विज्ञान है उस विज्ञान के लिए कुछ, हमारी विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ संस्तुतियाँ प्रस्तुतियाँ, अपने कुछ विचार दिए। तो उसमें उन्होंने हमारे जो समाज है उस समाज में वैज्ञानिक गतिविधियों से किस प्रकार से प्रभाव होता है और हमारा समाज भी किस प्रकार विज्ञान की गतिविधियों से जान सके, उसके लिए विज्ञान क्लबों का गठन किया जाए। साथ ही हमारे जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, या विज्ञान विषय से हटकर जो भी शिक्षक हैं उनको भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, उसकी व्यवस्था NCERT द्वारा की जाती है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे देश में आजकल आपने देखा होगा सारे के सारे राष्ट्र में NCERT की पुस्तकों को ही पढ़ाया जाता है, और सभी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी NCERT की पुस्तक को ही एक मान्य जो दस्तावेज होते हैं उसके रूप में माना जाता है। और इनकी ये भी संस्कृतियाँ थी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी खोज करने के लिए हम विज्ञान प्रतियोगिताएँ लागू करें, प्रतियोगिताएँ करवाएं ताकि बच्चे उभर कर सामने आएँ। और साथ ही
हमारा जो विज्ञान शिक्षण है उस विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हम उनमें हमारे जो विज्ञान मेले हैं, विज्ञान संगोष्ठियां हैं, उनका आयोजन करें। अगला पॉइंट है विज्ञान शिक्षा और अखिल भारतीय सम्मेलन शिमला 1956। शिमला में 1956 में हमारी विज्ञान शिक्षा को एक नया आयाम देने के लिए एक नेशनल सेमिनार किया गया और उस नेशनल सेमिनार में हमारी जो विज्ञान शिक्षा है उसमें शिक्षण सहायक सामग्री, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनका निर्माण और जो भी विज्ञान से संबंधित प्रयोगशालाएं हैं उनके निर्माण से संबंधित बहुत सारे वक्तव्य दिए गए, बहुत सारे लेक्चर्स दिए गए और उस पर एक नया आयाम निकल कर आया कि बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री है उसके द्वारा ज़्यादा पढ़ाया जाए। साथ ही विज्ञान प्रयोगशालाएँ अच्छी से अच्छी स्थापित किया जाए ताकि बच्चे उसमें विज्ञान को सीखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विज्ञान है वह बिना प्रयोग के अच्छे से सीख ही नहीं जा सकती। जब तक हम प्रयोग नहीं कराएंगे तब तक उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। आगे हमारा पॉइंट है यूनेस्को योजना। यूनेस्को योजना है जो एक प्रकार की योजना है जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञान है उससे संबंधित बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं या सेमिनार किए जाते हैं। उन सेमिनारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह विज्ञान से संबंधित जो बच्चे हैं या भौतिक विज्ञान है उससे संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदें, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इनके द्वारा विभिन्न विभिन्न समयों पर जैसे जैसे हमारी जो समाज की आवश्यकता है उनके अनुसार विज्ञान से संबंधित या अन्य विषयों से संबंधित ट्रेनिंग हमारे जो स्टेट के टीचर्स होते हैं उनके लिए दी जाती हैं। बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे हमारी शिक्षा में अभूतपूर्व या अमूल्य गुणात्मक सुधार किया जा सके। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं। अगला पॉइंट है हमारा महालोनवी समिति। तो जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी ने योजना आयोग के सदस्य महालोनविस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के जो उद्देश्य थे वो थे हमारी जो विज्ञान शिक्षा है उस विज्ञान शिक्षा में सुधार लाना, विज्ञान से संबंधित अध्यापक हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और विभिन्न प्रकार की जो प्रयोगशाला हैं उनमें बड़े स्तर पर सुधार लाने की योजना बनाना। अंतिम पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंतर्गत हमारा जो पुराना स्कूल स्ट्रक्चर था 10+2+3 उसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके अंतर्गत 5+3+3+4 अर्थात 5 साल का प्री स्कूल प्राइमरी स्कूल होगा और 6ठी से 8वीं तक मिडिल और 9वीं से 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से ग्रेजुएशन तक का 5 साल का पार्ट होगा और इस प्रकार 4-7 साल की डिग्रियां होगी। तो हम जानते हैं, विदित है हमें कि जो नई शिक्षा नीति है उसके अध्यक्ष थे हमारे के कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। तो आज हमने हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसमें भौतिक विज्ञान शिक्षण की कुछ आयाम थे उनके बारे में अध्ययन किया। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं हमारे भौतिक विज्ञान शिक्षण के कुछ अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।